हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के भाग 5 में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? इसके चार्ल्स डार्विन, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने इस पुस्तक में निर्धारणवादी सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि उद्द विकास के सिद्धांत के बारे में, कि जो भी प्रकृति के अंदर कोई भी सजीव है उनको जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जो संघर्ष में पार निकल जाता है वही जीवित रहता है, बाकी को प्रकृति है वो इस दुनिया से हटा देती है, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये उन्होंने जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में बताया था। फर्स्ट प्रिंसिपल व प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, ये दो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। इसके लेखक कौन है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, दो अलग अलग पुस्तकें हैं। तो इनके लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी इंग्लैंड के थे। 1820 से 1902 इनका लाइफ स्पैन है। इन्होंने क्या किया, जो उद्द विकास का सिद्धांत था उसका चार्ल्स डार्विन का, उसको समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने बताया था कि जो मनुष्य है उसका विकास या मानव समाज का विकास किस तरह से हुआ, और इधर समाज को समझाने के लिए उन्होंने इसी सिद्धांत, डार्विन के सिद्धांत को आधार मानकर समाज के लिए सावयव सिद्धांत दिया, समाज के विकास के लिए सावयव का सिद्धांत दिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सावयव के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? तो उसके जन्मदाता कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर थे, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। उद्द विकासीय सिद्धांत के जनक कौन थे? एवोल्यूशन थ्योरी, एवोल्यूशन थ्योरी के जनक कौन थे? हु इज़ द फाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? इज़ हर्बर्ट स्पेंसर। और इसको इन्होंने प्रयोग किया था किसमें? सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था, एंड बिलोंग्स टू द ब्रिटेन और इंग्लैंड। भूमि व्यवस्था या भूमि सुधार से संबंधित रेतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? अब रेतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? रेतवाड़ी का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर देखिएगा। रेत का मतलब होता है किसान। रेत, रेत से याद रह जाए, रेत का मतलब मिट्टी, मिट्टी में काम कौन करता है? किसान। तो इसमें क्या था, भूमि सुधार व्यवस्था थी। इसके अंदर क्या था, ये 1792 में लागू की गई थी। कर्नल रेड तथा थॉमस मुनरो इसके जनक थे। अब रेतवाड़ी सिस्टम है, इस ये व्यवस्था क्या थी कि इसमें किसान को भूमि का स्वामी माना गया। वैसे तो सारी ज़मीन या भूमि थी उस समय वो राज्य सरकार के अधीन होती थी, ब्रिटिश शासन के अधीन होती थी, लेकिन किसान तब तक उसका मालिक रहता था जब तक वो समय पर लगान देता रहता था गवर्नमेंट को। और लगान की सीमा वो 20 से 30 साल के बाद दोबारा निर्धारित की जाती थी भूमि के उपजाऊपन के आधार पर। यदि भूमि का उपजाऊपन अधिक था तो उसमें लगान अधिक निर्धारित कर दिया जाता था, या कम उपजाऊपन होती थी तो लगान कम निर्धारित कर दिया जाता था। रेतवाड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो लगान या भूमि की भू व्यवस्था की जिम्मेवारी थी वो किसान की थी। किसान को भूमि का स्वामी माना गया था जब तक वो ज़मीन है उसके लगान देता रहेगा तब तक। तो इसके जनक कौन थे 1792 में? थॉमस मुनरो एंड कर्नल रेड। इसके बाद महलवारी व्यवस्था के जनक कौन थे? अब महल का मतलब आप देखिएगा, महल का मतलब होता है ग्राम या गांव। तो महलवारी व्यवस्था के जनक कौन थे? तो महलवारी व्यवस्था है, इसका पहले मतलब समझिएगा। महल का मतलब होता है गांव, तो इसमें पूरी लगान देने की जिम्मेवारी, ये सिस्टम सब किसका है? लगान का है। रेतवाड़ी में लगान कौन दे रहा है? किसान दे रहा है। महलवारी में लगान, महल का मतलब ग्राम, तो पूरा गांव लगान देता था। और जो पूरे जो ज़मीन थी, भूमि थी, उस पर पूरे गांव का अधिकार होता था। यदि कोई भूमि कोई किसान छोड़कर चला जाता था तो उस पर फिर ग्राम का अधिकार हो जाता था, और सरकार या ब्रिटिश शासन है उसके द्वारा पूरे गांव के लिए लगान निर्धारित कर दिया जाता था, और पूरा गांव सामूहिक रूप से उसको लगान को चुकाता था। और गांव में एक नंबरदार होता था जो लगान को इकट्ठा करता था, और जो बदले में सरकार है वो उसे जो कमीशन वगैरह देती थी। तो ये महलवारी व्यवस्था थी। इसके अंदर भूमि सामूहिक स्वामित्व था ज़मीन के ऊपर, व्यक्ति ज़मीन का अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र था। और इसके जनक कौन थे? 1833 में विलियम बेंटिक थे। और ये व्यवस्था किसने बनाई थी? ब्रिटेन ने बनाई थी। कहाँ? भारत में ब्रिटेन ने बनाई थी। इसका मतलब विलियम बेंटिक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रॉम वेयर विलियम बेंटिक बिलोंग? वी बिलोंग्स टू ब्रिटिश कंट्री। ओके, क्लियर हो गया? आगे समझे महलवारी और रेतवारी व्यवस्था। अब इसके बाद है महल का अर्थ क्या होता है? अभी हमने किया है ग्राम या गांव।
इसके बाद जमींदारी व्यवस्था के जनक कौन थे? देखिए, एक ये 3 व्यवस्थाएं थी, महलवारी, रेतवारी और जमींदारी। महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था? गांव पूरा ऋण देता था। रेतवारी में रेत का मतलब किसान जो लगान देता था, और जमींदारी व्यवस्था में जमींदार थे वो लगान देते थे। अब जमींदार का मतलब समझिएगा, जमींदार का मतलब पूंजीपति लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। ये खुद खेती नहीं करते थे बल्कि दूसरों लोगों से खेती करवाते थे। वो और किन को खेती देते थे? उन लोगों को ये ज़मीन देते थे जो कम से कम मतलब अधिक से अधिक लगान उनको देता था। अब जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने तो भूमि का लगान निश्चित करके भी, जैसे 1 एकड़ का मान लो 50 रुपये उन्हें निर्धारित कर दिया, तो ज़मींदार उनसे उनको 50 रुपये चुकाता था। अब ज़मींदार है वो आगे दूसरे लोगों को वो 70 रुपये में, 100 रुपये में, जो मतलब जितने ज़्यादा देता था उनको वो ज़मीन देता था। तो इससे गवर्नमेंट को तो आमदनी नहीं हो रही थी, उन्होंने तो फिक्स कर दिया था। आमदनी किसको हो रही थी? ज़मींदार को हो रही थी। लेकिन नुकसान किसका हो रहा था? किसानों का नुकसान हो रहा था। इसलिए किसान है वो ज़मीन छोड़कर जा रहे थे। भूमि व्यवस्था है वो कमज़ोर हो रही थी। लोग ज़मीन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वो ज़मीन लगान न चुकाने के कारण छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे थे। दूसरा, उनका स्थायी या निश्चित भी नहीं था, क्योंकि यदि वो लगान नहीं दे पाते तो उनको ज़मीन से हटा दिया जाता था ज़मींदारों के द्वारा। तो ज़मींदारी व्यवस्था के जनक थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1793 में इन्होंने ये व्यवस्था लागू की थी, और इसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ज़मींदारी व्यवस्था को इंग्लिश में इसको ज़मींदारी सिस्टम ही बोलेंगे हम। स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या हुआ? सरकार ने स्थायी बंदोबस्त कर दिया, अभी इतना ऋण देना है बस। उसके बाद ज़मींदार वो चुकाते थे, लेकिन ज़मींदारों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने किसानों को बेनिफिट देने के बजाय किसानों का शोषण किया, और उनसे मन मर्जी का लगान वो वसूल करने लगे। जैसे किसानों ने सरकार ने मान लो 50 रुपये लगान निर्धारित किया है, स्थायी व्यवस्था की है, तो किसानों को वो जो ज़मीन देते थे जोतने के लिए, वो 50 रुपये से अधिक अधिक में देते थे। तो इससे क्या था? सरकार को बेनिफिट नहीं हो रहा था कोई, किसानों का शोषण हो रहा था, ज़मींदार है वो धनवान होते जा रहे थे। चकबंदी क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बंदी का मतलब बांधना, चक का मतलब चक में, इसका मतलब एक जगह इकट्ठी ज़मीन करना। तो इसमें क्या था? ज़मीन के बिखरे हुए टुकड़े थे, 1 एकड़ कहीं था, 1 एकड़ कहीं था, 1 एकड़ कहीं था, दूर दूर बिखरे हुए टुकड़े थे। तो उसमें क्या किया गया था? सरकार ने एक चकबंदी व्यवस्था अपनाई थी। इसमें क्या था कि जो ज़मीन है वो एक जगह इकट्ठी कर दी गई सभी की, ताकि किसानों को भूमि जोतने में समस्या ना हो। ये 2 तरह से किया गया था, एक अनिवार्य चकबंदी थी और ऐच्छिक चकबंदी थी। ऐच्छिक चकबंदी में जो व्यक्ति चाहते थे भी इकट्ठा करवाना ज़मीन, उनकी की जाती थी। अनिवार्य में कंपलसरी था, सभी के लिए वो करना जरूरी था। तो देखिए चकबंदी क्या है? चकबंदी भूमि सुधार की एक प्रक्रिया है जिसमें कृषकों के इधर उधर बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, ताकि कृषकों को कृषि करने में परेशानी ना हो। मतलब इधर उधर की छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े थे, उनको एक कर दिया था। भूदान क्या था? भूदान का मतलब, भू का मतलब भूमि, दान का मतलब दान करना। भूदान एक ऐच्छिक आंदोलन था जिसमें जो जिनके पास बहुत अधिक भूमि थी वो भूमि को दूसरे लोगों को दान कर देते थे। ये आचार्य विनोबा भावे ने ये आंदोलन चलाया था। उनका लक्ष्य 5 करोड़ भूमि को दान में लेना था। जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी उनको दान में वापस लौटा देना था, जिनके पास भूमि नहीं थी उनको दान में भूमि लेकर। लेकिन इन्होंने 39 लाख एकड़ भूमि ही ये भूदान करवा पाए थे, क्योंकि बाद में इसकी मृत्यु होने के बाद ये आंदोलन है ये ठप पड़ गया था। तो भू सुधार आंदोलन है ये क्या था? एक ऐच्छिक कार्यक्रम था। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा थी, क्योंकि दान दान आ गया, दान तो अपनी इच्छा से ही करते हैं ना अपन। इसमें जिस व्यक्ति के पास अधिक भूमि थी वह अपनी इच्छा से भूदान कर देता था, और इसका उद्देश्य क्या था आंदोलन का? भी उन लोगों में भूमि को बांटना, बाद में जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी। तो भू दान आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? अभी आपको बताया था, आचार्य विनोबा भावे जी। और वैश्विक हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति क्या थी? खाद्यान्नों में जो उत्पादन में वृद्धि करना, वो हरित क्रांति थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था, कृषि में उत्पादन बढ़ाना था, क्योंकि लोगों की मांगों को पूरा करना था, खाद्यान्न की मांगों को जो पूरा करना था। इसके लिए विभिन्न औद्योगिकरण का कृषि में समावेशन किया गया। उन्नत बीज, उन्नत खाद, उन्नत स्प्रे, सिंचाई की समुचित व्यवस्था आदि इसके तत्व थे, जिसे हरित क्रांति आई। परंतु वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन के प्रोफाउंडर कौन थे? वो आर द प्रोफाउंडर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन। वैश्विक हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? वो कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि वैश्विक क्रांति के जनक थे। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? प्रोफाउंडर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। और इनके जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर
MS स्वामीनाथन भारतीय के थे, इसका मतलब भारत के रहने वाले थे। भारत में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता पर किसने जोर दिया? क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए किसने, कौन सा ऐसा विद्वान था जिन्होंने कहा था कि भारत में सेकंड रिवोल्यूशन है वो नेसेसरी है? वो थे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने भारत में दूसरी हरित क्रांति की व्यवस्था पर जोर दिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के अवैध व्यापार पर रोक लगाता है? अवैध व्यापार का मतलब है बाल शोषण नहीं कर सकते, उनका किसी भी तरह से शोषण या शारीरिक शोषण इस तरह से नहीं किया जा सकता। तो इस पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है? वो अनुच्छेद 23 है, वो भारतीय जो मानव के अवैध व्यापार पर रोक लगाता है। इस तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो एक क्वेश्चन आपको लिख कर डालना है कमेंट बॉक्स में, वो है सावयव सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? थैंक यू।